सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। पाकिस्तान में अनाने हुकूमत, अनाने सरकार, हुकूमती पॉलिसियां सब एक अजीब खेल सा हैं। पहले एक ज़माने तक तालिबान हमारे भाई रहे जिनसे हमने अफ़गान जिहाद लड़वाया, रशिया को बार किया। उसके बाद फिर एक दिन हमें ये पता चला कि नहीं, ये तो टेररिस्ट हैं। और उसके बाद चश्मे फलक ने वो मंज़र देखा जो देख करके शायद मैं और आप तो आलम होश में अगर हम उसको देखते तो शायद हमारे क़ुलूब पर कोई ना कोई असर ज़रूर होता। मुल्ला अब्दुस्सलाम अब्दुज़्ज़ईफ़ नामी तालिबान सफ़ीर को मार करके और अमेरिका बहादुर के हवाले कर दिया, और वो भी अपनी ही सरज़मीन पर। बताया गया था कि हमने अमेरिका का साथ और रशिया के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी थी वो भी कौमी मफाद में थी, और जो मुल्ला अब्दुस्सलाम अब्दुज़्ज़ईफ़ के साथ हुआ वो भी कौमी मफाद में था। पहले वाला काम कौमी मफाद में था या दूसरा वाला काम, या शायद दोनों ही कौमी मफाद में नहीं थे, इसका फ़ैसला मौर्रिख़ ने अभी करना है, अगर उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से ना हो तो। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ये जो एक चलन निकल करके आया है सामने के वुज़रा तब्दील हुए, अफराद तब्दील हुए, शख्सियात तब्दील हुई और हुकूमती पॉलिसियाँ बिल्कुल एक खेल बन कर के सामने आती हैं। रियासत की रिट, रियासत की पॉलिसियाँ महज़्ज़ब अक़वाम में, महज़्ज़ब मुल्कों में मेरा ख़्याल है वो सवालिया निशान नहीं होती, ना ही होनी चाहिए। अफराद आते जाते रहते, रियासत बरकरार रहती है। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबों में ये पढ़ा था, सोचा नहीं था कि जब मैं अमली ज़िंदगी की तरफ आऊँगा तो मैं इसके बिल्कुल एक उलट चीज़ देखूँगा। अब आप देखिए, वुज़रा के तब्दील होने के बाद, उनके पोर्टफोलियोज़ के तब्दील होने के बाद उनकी पॉलिसियाँ, वजारतों की काम बिल्कुल सब अलग अलग हो गए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब फवाद चौधरी साहब बने तो उनको याद आया कि ओहो, मुझे तो चाँद देखना है। फिर उन्होंने चाँद दरियाफ्त करने के नए तरीके सोचे और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। इस एक 1-to-1 मैच में मुफ्ती मुनीब साहब की ज़ाहिर है कि हार हुई, क्योंकि वो दरवाज़ा नंबर फ़लाना फ़लाना जिसकी मैं बात करता हूँ वो बहरहाल आखिरी फ़ैसला उसी का होता है, तो मुफ्ती मुनीब की हार होना लाजमी ही थी। फवाद चौधरी साहब यहाँ जीत गए, उनको अल्लाह ताला उनका इक़बाल बुलंद करे। इस मरतबा उनकी वजारत जो है वो वजारत इत्तलात ठहरी, लेकिन इससे पहले वो जिस वजारत पर मुतमक्किन थे, यानी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब वो वजारत जिसके पास आई है उसने वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे जो काम करने आगे चल करके, शिबली फराज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो बात की बात है। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने जो शगुफ़ा छोड़ा है वो सुन करके आपकी अक्ल खीरा हो जाएगी। उनका कहना है कि ईद के चांद का बताना या रोज़ों की तादाद का शुमार करना ये मेरी वजारत का काम नहीं है, अलबत्ता ये काम एक मजाक के तौर पर ज़रूर हो सकता है। तो क्या इससे पहले वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साबिक़ वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मजाक कर रहे थे, मुफ्ती मुनीब के साथ मजाक कर रहे थे, रियासत पाकिस्तान और हमारे कौमी इदारों के साथ मजाक कर रहे थे, या फिर शिबली फराज साहब ये काम अपना मिशन समझ करके अंजाम दे रहे हैं जो इससे पहले वो वजारत इत्तलात में अंजाम दे रहे थे कि हर गलत को सही बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज़वाल एक न एक दिन तो आपको पकड़ ही लेता है। तो उसके बाद फिर उनकी पोर्टफोलियो में तब्दीली हो गई। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने खूब फरमाई, उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हमारी हुकूमत की तरजीह है। सुनकर के मुअर्रिख़ बेहोश हो गया। अवाम पाकिस्तान धाड़े मार मार के रो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हुजूर, हम भी तो आप ही की रियाया हैं, हम भी तो आप ही के कमी है, हमारा क्या कसूर है, हमें कौन देखेगा, हम जो पाकिस्तान में मुकीम है, दयारे गैर में नहीं। तीसरी जानिब जहांगीर तरीन नामी वो जो तलवार हुकूमत के सर पर लटक रही थी वो बदस्तूर मुअल्लक है हवा में, और अब गिरी के तब गिरी वाली पोजीशन है। ताम राजा रियाज साहब की जो टोन है, जो बॉडी लैंग्वेज जितनी अग्रेसिव होती चली जा रही है, जिस पर यकीनन मेरे सरकार, मेरे मसीहा तज़ब्ज़ुब और परेशानी का शिकार हैं। अब सोचना यह है कि वो जो उन्होंने धमकी दी थी किस हद तक कारगर होगी कि हम आखिरी मरतबा इंसाफ की कॉल दे रहे हैं। आखिरी मरतबा के बाद जहांगीर तरीन एंड ग्रुप एंड कंपनी क्या इमरान खान सरकार की सियासी शहादत का सबब बनेगा? क्या इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए जाएंगे? और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद फिर तब्दीली वाली सरकार तो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं? मेरे साथ आज प्रोग्राम में पहली मरतबा शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं चौधाक साहब, सूबाई वजीर हैं स्पेशल एजुकेशन के, पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैंने अपने शो में शिरकत पर, ये रिस्क उठाने पर खराज अकीदत पेश करता हूँ।
साथ ही साथ मोहतरम नादिर नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर नजरान अक़ीदत पेश करते हुए हस्ब दस्तूर हस्ब रवायत चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जाएंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब मन, आपको सबसे पहले तो मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं कि आपने ये रिस्क उठाया। सर, पहला सवाल, रियासत की पॉलिसी अफराद के तब्दील होने के बाद तब्दील हो रही है, क्या सरकार का चलन अजीब सा नहीं है? क्या इससे पहले आपने पाकिस्तानी सियासत में ये सब कुछ देखा? अगर देखा तो यकीनन गलत था, लेकिन उस गलत को अब सही हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? पिछली मरतबा बताया गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम चांद की दरियाफ्त करना है, रोज़ों की तादाद का तयन करना है, शमसी कैलेंडर बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन शिबली फराज साहब ने इस काम को मजाक बता दिया। सर, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब की क़यादत में अब मजाक कर रही है या पहले मजाक हो रहा था हमसे? नहीं, मैं देखें ये आज करंट क्वेश्चन है, आपका ये सवाल आपका वाकई करंट है, लेकिन इसमें देखें बात ये है कि ये मिनिस्ट्रीज जो होती हैं ये अपना काम करती रहती हैं। अगर मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो चेंज भी हो जाए तो इससे कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि ये मिनिस्टर ने सारा काम मिनिस्टर ने नहीं करना। मिनिस्टर से एक पॉलिसी मैटर देने होते हैं, काम तो नीचे डिपार्टमेंट ने करना होता है, चीजें इन सीक्वेंस चल रही होती हैं। ठीक है। अगर आप इसे पिछला दौर देखें तो वजीर खारजा की था 4 साल, यहाँ नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर ने वो पोर्टफोलियो रखा हुआ था। अगर उससे ज्यादा देखें तो शहबाज शरीफ के पास सारा मिनिस्ट्री। तो ये मेरा ख्याल मिनिस्टर्स या सर, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बदस्तूर बरकरार है आपके इस तसल्ली आमेज जवाब के बावजूद। अगर ये किसी के लिए तसल्ली आमेज हो तो सर, मिनिस्टर का काम गाइडलाइंस देना होता है, हुकूमतें ज़ाहिर है कि अपना रुख खुद तयन करती हैं, ये बात तो मेरी समझ में आ रही है। लेकिन शिबली फराज कह रहे हैं कि ये काम मेरा नहीं है, जो फवाद चौधरी साहब के नज़दीक इबादत थी। मुफ्ती मुनीब वर्सेस फवाद चौधरी टसल का जो नतीजा निकला मैं अभी बता चुका हूँ इंट्रो में। मुफ्ती मुनीब को हटा करके अब ये एक सो कॉल्ड एक कमेटी जो रह गई है, जो सिर्फ टाइम पास के काम आती है, अब इसकी ना वो हैसियत है, ना इसको वो कवरेज मिलती है, ना चांद का तयन करने के लिए इसकी वो अहमियत रह गई है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन मेरा सवाल रीवर्ड करके मैं पेश करता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने गलत किया या शिबली फराज साहब गलत करने जा रहे हैं? नहीं, शिबली फराज साहब ने एक लाइटर बोर्ड में ये बात की है कि चांद देखना मेरा काम नहीं है। इससे ये मतलब ये नहीं है कि उनकी तो साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उनसे कुछ उन्हें एतराज है। ये एक लाइटर बोर्ड में उन्होंने पूछा किसी ने कि आप चाहो ना कि चांद मैं नहीं देखूंगा, तो ये एक इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा ये बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। राइट, कुछ पोर्टफोलियो में कोई फर्क है या मिनिस्ट्री चलाने में कोई फर्क है, ये तो उन्होंने ऐसे चलती सी बात की है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। नादिर नबील गबोल साहब, सर, वजारतों का काम पॉलिसियाँ बनाना है, वज़रा का काम गाइडलाइंस मुहैया करना है, इतना तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस बात को इस्तरदाद फरमाएंगे तो फिर मामला बड़ी गड़बड़ेशन का शिकार हो जाएंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार में, नवाज शरीफ साहब के अदवार में ऐसे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टफोलियोज़ दिए गए। एक ऐसे वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का इस्तकबाल खुद मैंने बहैसियत एक ग्रुप मीडिया एडवाइज़र एक बहुत बड़ी कंपनी के मैंने उसका इस्तकबाल किया, जिसको पता ही नहीं था कि बारात कहाँ जा रही है। यानी आप यकीन करें, मैंने जो कुछ अहवाल अगर मैं उसको कलमबंद करूँ तो वो एक नादिर व नायाब तसनीफ़ बन जाएगी, और उस वज़ीर का ताल्लुक़ किस सियासी जमात से था ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनाब मन, सर ये मुझे बताइए, शिबली फराज साहब जो अब से पहले तक वज़ीर इत्तलात थे, अब अचानक वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए। सर, एक आदमी एक ही वक्त में इतना कॉम्पिटेंट, इतना ज़हीन, इतना जेम्स बॉन्ड कैसे हो सकता है कि एक दिन तो वो कोई और काम कर रहा हो और अगले दिन वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बन करके और नित नई इजादात करके और नोबेल इनाम के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाई करवा दे? जनाब, ये सिर्फ हमारे साथ तजुर्बेकारी कर रहे हैं, मिल के हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है इस गवर्नमेंट की, कोई गेम प्लान नहीं है इनका, और कोई सोल्यूशन नहीं है आवाम के मसाइल के लिए। ये सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं, 5 साल इनको किसी न किसी तरह पूरा करने हैं। इसकी टोपी उसके सर, म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहे हैं। डायरेक्शन तो इमरान खान साहब के पास जब खुद नहीं होगी तो उनके नीचे जो वज़रा हैं उनके पास कहाँ से होगी? शिबली फराज साहब ने ये जो बयान दिया है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, इनको मीडिया के लाइमलाइट में रहना है। इनके ईगो को बहुत बड़ा धचका पड़ा है कि एक दिन ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, जो आपको पता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम ही सारा
सारा दिन टीवी के सामने होने, और अभी अचानक से उनको एक ऐसी वजारत दे दी जिसके ये फवाद चौधरी के शेडो में ही रह जाते ना, क्योंकि फवाद चौधरी ने इस मिनिस्ट्री में इतना एक चर्चा छोड़ दिया था या इतनी इसकी मशहूरी कर ली थी कि शिबली फराज साहब फिर अचानक से वो लाइमलाइट से हट जाते, तो उन्होंने ये पहले दिन ही शोशा छोड़ दिया ताकि वो लाइमलाइट में रहे, और ये आवाम के जज्बातों के साथ सिर्फ खेल रहे हैं। सर आवाम के जज्बात के साथ ये अकेले खेल रहे हैं? आप लोगों ने जो अपने अदवार में किया था जनाब, उसके ऊपर अगर 2 लफ्ज़ बोल दे तो मुझे तशफ़ी हो जाए, तसल्ली हो जाए। देखें, हमने वैसे इतना मैं मानूंगा कि हमारे जितने भी वज़रा थे वो इन्होंने इंपोर्ट कर लिए, इनके पास कोई नए बंदे नहीं है, इनकी अपनी कोई टीम नहीं है, वही सारे वज़ीर ने वज़रा को इन्होंने PTI का टोपी पहना के उधर सामने बिठा दिया आवाम को मुंह देने के लिए। जी डॉक्टर अफनान साहब, जनाब मन सर, इस बात पर हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जब आप मौजूद थे मेरे साथ हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन अब ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बात करना मुनासिब ठहरा। सर आपके दौरे हुकूमत में भी इस तरह के गुल खिलाए जाते रहे हैं कि वो एक आदमी जो मेरा ख्याल है कि शायद किसी वज़ीर को असिस्ट करने के काम भी ना आ सकता हो, उसे बाकायदा मिनिस्ट्रीज़ हैंड ओवर कर दी गई। वही सब चलन इस एक रियासत या नाम निहाद रियासत मदीना में भी देखने में आ रहा है। सर फ़र्क क्या देखते हैं आप उस एक दौरे हुकूमत में और आज? सिर्फ ये कि उस एक वक्त में वज़ीर आज़म का नाम नवाज शरीफ था और आज इमरान खान है? नहीं जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। उस दौरे हुकूमत में 55 रुपये किलो चीनी मिलती थी, आज 120 रुपये किलो मिलती है। उस दौरे हुकूमत के ऊपर पाबंदी नहीं थी कि आप कितने किलो चीनी ले सकते हैं एक टाइम के ऊपर, इतनी आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। उस टाइम के ऊपर गंदम जो था वो आटा जो था वो 30 रुपये 35 रुपये किलो मिलता था, आज 60-70 रुपये किलो मिलता है। उस टाइम के ऊपर पेट्रोल 70-80 रुपये लीटर मिलता था। उस दौर में 5.8% GDP ग्रोथ रेट थी। उस दौर में रोज़गार था, उस दौर में खुशहाली थी। तो ये इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, ऊपर से नीचे तक सारे निकम्मे तरीन लोगों को इस मुल्क के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी ये हुआ वो हुआ। ओ भाई आप ये बताएं कि यहाँ तो जहांगीर खान तरीन और जो शुगर बैरन और ये जो गंदम बैरन ये माल बनाएंगे, या इस मुल्क के गरीब लोगों से के पैसे निकाल के इमरान खान साहब की क्या कहते हैं उसके अंदर वॉच के अंदर? ये तो कोई जवाब देना, ये हमने कोई इस तरह का काम किया तो बताएं। हाँ, हमने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की खिदमत की, 1700 किलोमीटर मोटरवेज़ बनाई, हमने डैम बनाए, नीलम जेलम डैम बनाया, गाजी बरोदा डैम बनाया, दासू डैम बनाया, बादशाह डैम की ज़मीन खरीदी, हमने जो है वो 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए। वो एक दिन रात एक किया शहबाज शरीफ शरीफ जिसके ऊपर बलवा हो गया। वो प्रॉपर्टी ना खरीदते तो फिर यहाँ तक तो बात ठीक थी। वो जो फ्लैट के नाम पर वो जो एक महल खरीदा गया है, आप समझ रहे हैं? वो फ्लैट एक छोटा सा फ्लैट है। मैं आप वैसे अल्लाह का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, उसको फ्लैट न कहे, मैं बुरा मान जाऊंगा। और वो छोटा सा नहीं है वो, सर खुदा का खौफ करें सर, वो फ्लैट नहीं है, वो लंदन का जाती उम्रा है। कौन से फ्लैट की? ओ नहीं सर, आप कभी गए उधर? सर मैं तो कराची से बाहर निकला, मैं गरीब आदमी हूँ, आपने क्या मेरी दुखती रख पे? आप कराची से नहीं निकले, वो एक फ्लैट, मतलब एक माकूल आदमी जिसने कभी रिश्वत का मुंह ना देखा हो, जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उसके प्रोग्राम में ना आते हो, आपको लगता है कि वो कभी कराची से बाहर जा सकता है? प्यारे भाई, मैं 2 साल पहले कराची से बाहर निकला था, खुदा की कसम अभी तक गुल्लक में पैसे जमा कर रहा हूँ दोबारा जाने के लिए। आपने मेरे आंसुओं का कौन जवाब देगा? मेरी गुजारिश मैं ये बता रहा हूँ कि वो मेरा ख्याल है 2,500-3,000 स्क्वायर फुट पे है, बहुत भी हुआ तो 2,500-3,000 स्क्वायर फुट का अगर आप समझते हैं कि बहुत बड़ा महल है तो बात ठीक है, फिर वो महल होगा क्या कहते हैं। मैं महल है नहीं, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, बहुत दफा जा चुका हूँ। सर कभी हमें भी ले जाए फिर इसी बहाने, इंशाल्लाह जब ये इन्फॉर्मेशन आपको भी ले जाएंगे कोई मसला ही नहीं। अपने साफी भाइयों से बात करें ना जो गए हुए, आप अपने साफी भाइयों से बात करें, आपको बताएं। मेरा कोई भाई है और ना साफियों को मैं भाई कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी साफी नहीं हूँ। ये इल्जाम मुझ पे ना लगाइएगा काइंडली सर, और इसकी बहुत वजूहत है। खैर बहरहाल चले, चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, सर ये एक बात तो ठहरी, ये एक बात तो हो गई कि चलो वजारतों की तब्दीली हो गई, एक को दूसरी पोर्टफोलियो और एक को तीसरी पोर्टफोलियो। सर लेकिन इस बात पर भी बड़ा खप पड़ गया है कि ऐवाने सदर में वो जो तकरीब हलफ बरदारी थी शिबली फराज साहब की और दूसरे वजीर साहब की, शौकत तरीन साहब की, वहाँ पे भी बावजूद तलाश बसियार के इंतज़ार के और तवील इंतज़ार के खान साहब की आमद नहीं हो पाई। लोगों ने इस पर भी बड़ा बातें सुनाई हैं, बड़ा बुरा मनाया, और उन्होंने इसको तकब्बुर से तामीर किया है इस बात को कि खान साहब बावजूद अपने एक अहम तरीन वज़रा की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत के उनको कोई और काम पे जाना पड़ गया। सर ऐसा कौन सा काम, कौन सा मिशन आन पड़ा था पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के? ऐसे कौन से नादिर शाही मंसूबे का इफ्तिताह करना था जो खान साहब यहाँ पर भी नहीं आ सके? अगर आप रहनुमाई फरमाएं। मेरा ख्याल है सिद्दीकी साहब, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। मैं काफी पहले भी मैंने प्रोग्राम देखे हैं। ये जो छोटे छोटे इश्यू होते हैं कि वो
ओथ सेरेमनी पे नहीं आए, हल्फ बर्दारी पे नहीं पहुंचे। एक्चुअली देखें जो प्रेसिडेंट ने हल्फ लेना था वो तो थे, ही वाज देयर। ये अगर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंच सका किसी मसरूफियत में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें इतनी डिस्कशन के काबिल चीजें हैं। मैं असल बात की तरफ आना चाहता हूँ जो मेरे भाई कह रहे हैं महंगाई के बारे में। मुझे ऐसा लगा जैसे अमानुल्लाह साहब ने पूरा एक सबक याद किया हुआ था, चीनी आटे के रेट सारे याद रखे हुए थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं रखा कि जब इनको हुकूमत मिली थी मुशर्रफ दौर में उसके रेट भी साथ बता देते तो अवाम को पता चल जाता। जब मैं बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ क्या थे आटे चीनी के। और दूसरी बात भाई मुशर्रफ का दौर, अगर अफनान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, चौधरी साहब बात खत्म कर ले फिर आपकी तरफ आता हूँ। अगर इनको पता होता ना कि इनके दौर में क्या हुआ है, मैंने वो दौर देखा है। अमानुल्लाह साहब की शायद एज मुझे जितनी ना हो, मैं 16 साल मुस्लिम नून में रहा हूँ। मैंने 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट किया मुस्लिम नून की तरफ से। 16 साल मैं मियाँ शहबाज शरीफ के साथ रहा हूँ। मैं इनसे ज्यादा मुस्लिम नून को जानता हूँ। ये जो पार्क लेन वाला फ्लैट है, लोटे क्यों बन गया? मेरी 2002 लोटे क्यों बन गए मेरे भाई? अफनान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, फिर आपको भी बात करने का मौका देंगे। नवाज शरीफ तरीके इस्तिकलाल का था, मुस्लिम लीग नून पर तो उसने कब्जा किया हुआ है। ये मुस्लिम लीग में कब्जा था नवाज शरीफ का, ये एक्चुअली तरीके इस्तिकलाल का था। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला लोटा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ खुद था। ये जो पार्क लेन का फ्लैट है, मैंने वहाँ 2003 में मुलाकात की हुई है मैं शहबाज शरीफ से। ये अनवर साहब को नहीं पता इन चीज़ों का, अभी इनकी मेरे सियासी उम्र बड़ी कम है अभी मुझसे। तो ये चीज़ें भाई आपको बाहर खड़ा किया होगा उन्होंने। सर थोड़ा सा मेरा ख्याल है पर्सनल ना हो सेनेटर साहब जी, जरा मुनासिब होगा। माशाल्लाह आपका भी एक जबरदस्त बार-बार मेरा नाम लेके कर रहे हैं, तो फिर मैं इनको नहीं जवाब तो मैं दूंगा। नहीं आप जवाब दीजिए सर, लेकिन थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, मतलब जरा थोड़ा सा सर आप मेरी गुफ्तगू को भी जरा थोड़ा सा आप समझे ना। मैं भी नॉर्मली ऐसा आदमी नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं भी कोट वोट पहन करके मैं जरा नहीं, इनको नवाज शरीफ को क्यों उन्होंने लौटा कहा, ये खुद लौटे हैं। अरे सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर आपसे जो सवाल पूछूंगा आप उनको लपेट लीजिएगा। ये तो सियासी प्रोग्राम तो ऐसे ही चलते हैं, इसी तरह से दाल दलिया चल रहा है प्रोग्रामों का। आप जरा रुक जाइए। इन्हें समझाएं कि अगर बात की जाए ना तो उसका जवाब सुनने का हौसला भी होना चाहिए आप में। जी सर, आपकी एडवाइस मिल गई, शुक्रिया के साथ वसूल पाई। चौधरी साहब आपकी एडवाइस, मैंने आपका नाम पर लेना है कोई सेनेटर साहब। सर अगर आप ये कबड्डी मैच से फारिग हो गए तो मुझे मौका दीजिए, मैं प्रोग्राम को कंडक्ट करना चाहता हूँ सर। अच्छा मैं आपसे ये पूछना, नाम तो ठीक इनसे कहना ले। जी सूबाई वजीर पंजाब सर सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब इनका इसमें गिरामी है सर, काइंडली नोट फरमाइए, शुक्रिया का मौका दीजिए। जी सेनेटर साहब आप इजाज़त हो तो मैं अपने प्रोग्राम पर आना चाहता हूँ सर। जी शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा जनाब मन, ये तो उल्टी आते गले को पड़ गई, मतलब मैं तो प्रोग्राम कुछ और लेके चला था, लेकिन यहाँ तो जब सियासी यानी जिसको कहते हैं इनिशिएशन, पॉलिटिकल इनिशिएशन की बात हो रही है तो कोई किसी पार्टी का निकल रहा है और कोई किसी पार्टी का निकल रहा है। वो जो कुटिया आप बता रहे थे अभी, एक गरीब की झोपड़ी जिसे आप बता रहे थे जिसमें नवाज शरीफ साहब रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, वो तो बाकायदा महल, मेरी बात तो सही साबित हुई, बाकायदा चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब ने अपने नवाज लीग के दौर में जब वो नवाज शरीफ साहब के दस्तोबाजू थे उन्होंने देखा है, उसके बाद फिर उन्हें हिदायत नसीब हुई, शायद फिर वो रोशनी में आए, फिर वो पीटीआई में वजीर बन गए। सर इस तरह की फ्लाइटें तो आपके पास भी अभी तक बहुत सी हैं, मतलब वो सारे लोग जिनको आपने, आपके कायद ने कभी भी कबूल ना करने का इंदिया दिया था जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में वजीर रहने की पादाश में, वो लोग आज भी मियां नवाज शरीफ की आंख का नैन तारा हैं, क्या कहेंगे? गुड हो गया। सेनेटर साहब आपको मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही कहीं? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा तो मेरा सवाल खत्म हो गया, अब जवाब अगर आप शुरू करना चाहें तो ठीक है। मुझे आपकी आवाज़ बीच में से निकल गई थी, मुझे लगा आप इखलास साहब से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था पहले आप उनसे पूछेंगे, तो मैंने कहा उनसे पूछ लें। अच्छा इससे पहले कि ये मजाक तूल पकड़े, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं नादिर नबील को। नादिर साहब अब जो आपका दिल चाह रहा है वो आप बोलें, क्योंकि अब मैं 2.5 मिनट का सवाल करूँ फिर आप कहें कि हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखें बस अफसोस यही है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने पूरे अवाम के आंखों के ऊपर जो धूल झोंका है, तब्दीली का नारा लगा के, लेकिन इसमें इमरान खान कहाँ से आ गए? आपस की बात नहीं, है, वैसे मैं भी जो कुछ करना होता है वो सब कुछ तो कर रहा होता हूँ, लेकिन इसमें इमरान खान का क्या लेना देना है? सवाल तो नवाज शरीफ के मुतालिक था। नून लीग पे तो मैं नहीं कमेंट कर सकता ना, उनके अपने, लेकिन आपकी अपनी सियासी जमात में भी तो ऐसे लोग हैं। अच्छा पिछले हफ्ते तो अनीस एडवोकेट भी मुशर्रफ व पीटीआई बल्कि पीपल्स पार्टी हुए हैं। वो अनीस एडवोकेट जो पहले अल्ताफ भाई के नैन तारे थे, फिर वो मुस्तफ़ा कमाल के आंगन में जा गिरे और अब वो जी ए भुट्टो कह करके पीपल्स पार्टी में शरीक हुए। सर उन्हीं के बारे में कुछ बता दें, ऐसे लोगों को आप लोग कबूल कर लेंगे जो जब पेट भर गया हो एक जगह से तो फिर दूसरी जगह जाते हैं, जब वहां से भी सैर हो गए या शायद नाकाम हो गए तो फिर अब आपके गोद में आ गए?
देखिए, जो भी शख्स जो भुट्टो को अपना लीडर मानता है और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहता है और एक जमहूरी शख्स हो, मतलब उसको पीछे accept उसने कर कुछ भी लेंगे। कांड किया हो, ये कह रहे हो? नहीं, पीछे खुदा न खास्ता कोई ऐसा उसका पास्ट हो कि इंतहाई कोई करप्ट हो या खुदा न खास्ता भत्ता एमक्यूएम वाले के करप्ट नहीं थे? एमक्यूएम एज अ पार्टी थी बिल्कुल। अब उसमें हर तो शख्स तो नहीं होगा। एडवोकेट भी उसी एमक्यूएम का हिस्सा थे ना? हर या नहीं? शख्स पे वो उसमें नमाज पढ़ाया करते थे। हर शख्स, जैसे पिछले दिनों ये सुमेता एक थी एमपी है, वो आ गई हैं। वो मुझे पर्सनली पता है कि वो कोई भत्ताखोर नहीं थी बेचारी, वो तो एक मामूली सी एमपी थी। उनको हमने वेलकम किया क्योंकि वो भत्ताखोर नहीं थी। वो नहीं तो औरतें, आपको पता नहीं है वो एमक्यूएम की वो खातून जो वहां से बैठ करके विकेट लेने के लिए अहकामात जारी करती है, आपने औरतों को बेचारी कैसे कह दिया? ये तो पर्सनल है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इंडिविजुअल को देख के हम एक्सेप्ट करेंगे पार्टी में, जस्ट बिकॉज अगर कोई एमक्यूएम से था या कोई अगर नून लीग से था, वो देख के हम ये नहीं उस पर एंट्री बार कर देंगे क्योंकि वो उस पार्टी से आ रहा है। इखलाकन आपने उनसे पूछ लिया है उन पे अंदाजन कितनी दर्जन एफआईआर और किधर किधर कहाँ कौन से केसेस हैं? देखिए, एमक्यूएम से ताल्लुक है। एफआईआर तो किसी के ऊपर भी कट सकता है इस मुल्क में, और जो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इस मुल्क का, वो पूरी जिंदगी आपके ऊपर एक खंजर की तरह लटकता रहता है एफआईआर। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो वाकई में गैर जमहूरी शख्स हो या किसी आमिर के साथ उसने साथ दिया हो पास्ट में, उसको तो हम नहीं लेंगे। अब अल्ताफ हुसैन खुद आना चाहेगा, उसको तो नहीं लेंगे, ऐसी बात है। मगर अगर एमक्यूएम से कोई ऐसा शख्स हो जिसका क्लीन पास्ट हो और वो जमहूरी शख्स हो, एक अली राशिद भी एक हैं एमएनए माजी में रह चुके हैं एमक्यूएम, तो उनको भी हमने रिसेंटली वेलकम किया है। एक दो और भी इनके एमक्यूएम के हैं। तो इंडिविजुअल बेस पे हम देख रहे हैं कि इनका क्या पोर्टफोलियो है, क्या बैकग्राउंड है। अगर कोई पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ इख्तलाफ नहीं है, उस शख्स का नजरियाती इख्तलाफ नहीं है, तो मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया। सर, सेनेटर साहब, अगर आपने पबजी खेल लिया तो सर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जनाब जनाब सही है सर। सर आते रहा कीजिए प्रोग्राम में, ज़रा दिल लगा रहता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि सवाल मेरा वही है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो नवाज शरीफ साहब की सियासी जमात में भी मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पे, मतलब अगर उन्हें लोटा भी कह दूं तो लोटे शायद बुरा मान जाएं सर, सिर्फ इसलिए कि वो जिंदाबाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाते हैं, आपने उनको भी कबूल किया, लेकिन आप जो है वो दूसरे लोगों को और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहते हैं, जो बाकायदा किसी शायद प्लानिंग के तहत या फिर उनको अल्लाह ताला ने रोशनी बख्शी, वो बाकायदा मुशर्रफ व इमरान हो गए थे। हाँ जी, देखें, अब जैसे आपने ठीक कहा, ये कहते हैं कुछ लोगों पे दबाव था, तो वो ज़ाहिर है हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि वो नहीं, मैंने कब कहा ये आपस की बात है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरा कंधा क्यों उठा लिया आपने? मैंने कब कहा? एक तो ये मेरी कुर्सी तंग कर रही है जी। तो वो ज़ाहिर है हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि वो दबाव बर्दाश्त कर सके, तो वो फिर ज़ाहिर है उन्होंने पीटीआई किसी ने ज्वाइन कर ली, किसी ने उससे पहले काफ लीग बनी थी वो ज्वाइन कर ली। अब मेरे भाई जो है वो कह रहे थे मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, मुशर्रफ का दौर इतना अच्छा था कि चीनी का क्राइसिस जो है उसी दौर में आया। सर आई लव यू, चीनी और मुशर्रफ बाद में आएंगे, उस वक्त भी जहांगीर सर चीनी पे बाद में आएंगे, मुशर्रफ पे बाद में आएंगे, क्योंकि आप चीनी से डायरेक्ट छलांग लगाएंगे जहांगीर तरीन पर, तो मैं आपको वहां नहीं जाने देना चाहता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस तरह के लोगों को आपने भी अपनी पार्टी में, आपके कायदे तहरीक ने भी अपनी पार्टी में कबूल किया, उन्हें मिनिस्ट्रीज दी, उन्हें पोर्टफोलियोज दिए, उनको बाकायदा नवाजा गया। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हम ये नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई, ये हमसे हुई होंगी गलतियां, मैं ये तो नहीं कहूँगा बैठ के कभी हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमसे हुई है गलती। तो वो लेकिन हमने बाय एंड लार्ज लोटों को जो है वो नहीं लिया, कुछ को लिया है, लेकिन बाय एंड लार्ज हमने कोशिश की है कि जहाँ हमें ना ले सके, जो लोटे हालत में लेकिन बाद ये चलाए जा सकते थे काम। स्टील के लोटे होते हैं, देखें कोई स्टील के लोटे होते हैं सिक्का बंद, तो उनका आपको बाज़ जगहों पे आपको अकोमोडेट करना पड़ जाता है। तो लेकिन हमारी कोशिश यही रही है कि वक्त के साथ साथ हम उन लोटों को पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकाल। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ, यहाँ प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक की कॉल मुझे दी गई। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब। सर, दूसरे सवाल पर आना चाहूँगा। वज़ीर ख़ारजा को ये खूब सूझी, ये जो फप्ती उन्होंने कसी है, कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रकम आती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मफाद का मामला है, कौमी मफाद का भी मामला हो सकता है, लेकिन सर मतलब हम लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया कि मतलब हमारी तरफ नजर करम जाती ही नहीं? मतलब उन लोगों ने जिन्होंने बड़ी मेहनत से 52 रुपए 60 रुपए किलो चीनी को लात मार करके रोजे की हालत में 4-4 घंटे लाइन लगा करके और 110 रुपए चीनी हासिल करने के लिए 126 दिन सही की,
पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इनका इकबाल भी दराज करे और ये मामला भी आसान फरमाए। सर, उन लोगों का भी तो कुछ हक है आपकी हुकूमत पर, कुछ फरमाइएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा सेनेटर साहब की बात को एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके तो वो चले गए, और कुछ इन्होंने वापस बंदे ले लिए। इसका मतलब है कि मर्जी का गुनाह कर लेते हैं नून लीग वाले। और दूसरी बात देखें, दबाव की बर्दाश्त जो है, इनके लीडर ने इतना बड़ा दबाव बर्दाश्त किया कि ARD बनाई, नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम यहाँ बैठे रहे और ये बैग और बिस्तरे उठा के जद्दे चले गए, क्योंकि इन्होंने बड़ा ज्यादा दबाव बर्दाश्त किया। आप चले आते ना पार्टी छोड़ के। सर, सेनेटर साहब देखें, ये फाउल है। सेनेटर साहब, अब उनको गुफ्तगू करने दीजिए, आपकी बात में वो नहीं बोले। मुझे तो बोलने नहीं दिया, वो पूरी बात कर रहे हैं, मुझे आपने बोलने नहीं दिया। सर सेनेटर साहब, आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? सर, मैं आपको पता है कि मैं आपको बाकायदा बोलने का मौका देता हूं, लेकिन अब वो प्रोग्राम को थोड़ा सा हम कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं ना। मैं आपकी तरफ आता हूं इनसे बात करने के बाद, ठीक है? बात सुने, सियासत में बात सुननी ज्यादा जरूरी होती है। जमहूरियत में बात करने से ज्यादा बात सुननी बड़ी जरूरी होती है। आज भी इनके लीडर जो है ना, पूरे फैमिली के साथ, अपने बेटों और दामादों के साथ ना, वो लंदन में बैठ के दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत का, क्योंकि इनके लीडर में बड़ा जज्बा, बड़ा हौसला और बड़े ये दिल वाले लीडर हैं। इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से भी जो लंदन में एग्रीमेंट्स किए, उनमें पाकिस्तान आके बड़े अच्छे अमल किए, क्योंकि ये कभी दबाव में नहीं आए। मियां नवाज शरीफ जिसका नाम है, वो दबाव में कभी नहीं आया। ये तो आप इसकी हिस्ट्री आ गई ना 40-50 साल की, ठीक है। तो बाकी मैं ज्यादा इस चीज पे ज्यादा बात नहीं, मेरा काफी होगी। जो बात हम करना चाह रहे हैं कि जमहूरियत यहाँ जैसे जैसे आगे चलेगी, इसमें आप कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान की जमहूरियत अभी भी इन प्रोसेस है। बार बार अब मार्शल रही, डिफरेंट अदवार आते रहे, ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकी। तो ये वर्कर्स और पॉलिटिकल जो लोग हैं, इनके लिए भी ये प्रॉब्लम रही कि यहाँ विरासत चल गई। जमहूरियत और सियासत में ये दोनों पार्टियां देख लें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून, इनमें इनहेरिटेंस चल गई है, ये विरासत चल पड़ी है, इनमें वर्कर्स वो तो ठीक है सर, लेकिन इस गुफ्तगू में मेरा सवाल कहीं गुम हो गया। सवाल कौन था वो आपका? महंगाई वाला? जी सर, ऑब्वियसली, मतलब वो लोग जिन्होंने 126 दिन का धरना बर्दाश्त किया, बल्कि धरने में कंट्रीब्यूट किया, 55 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए किलो चीनी उनको नहीं अच्छी लगती थी, उसमें करप्शन नज़र आती थी। वो अब महंगाई में, इस धूप में, रमज़ान में बाकायदा लाइन लगा के 110 रुपए किलो चीनी ले रहे हैं। मुझे 22 साल हो गए इस काम में। मैंने पहला इलेक्शन काउंसलर का कंटेस्ट किया था। यह महंगाई का इशू जो है ना, ये हर दौर में रहा है, हमारे दौर में भी है। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई है, लेकिन आप देखें इस महंगाई की जो असल वजह है, कमोडिटीज़ की महंगाई कम है, असल महंगाई है बिजली की और गैस की, जिसके बाद ये आटा, चीनी और ये चीज़ें इसके साथ क्लब हो गई। शहबाज शरीफ के आखिरी दौर तक ये 760 रुपये की 20 किलो का बैग था, अभी 840 रुपये का है। अगर आप आटे को देखें तो ये 4-5 रुपये केजी बढ़ा है। असल महंगाई हुई है बिजली की। बिजली के इतने महंगे यूनिट लगाए गए कि आज भी मेरा नहीं ख्याल कि हमारी हुकूमत भी इस बिजली के इशू को सर्वाइव कर सके। जब तक ये डैम नहीं मुकम्मल होंगे, बिजली की प्राइसेस की वजह से पूरी कौम को, 22 करोड़ आवाम को इस मुश्किल का फैसला, इस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बिजली इतनी महंगी पैदा की गई है जिसके जो बर्दाश्त से बाहर है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि लास्ट टेन्योर में मैं मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे थे, उनसे पूछा कि जी मियां नवाज शरीफ रमज़ान में ऐलान कर देते हैं कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। मैंने उन्हें पूछा कि ये रमज़ान के 1 महीने में हमें बिजली कहाँ से मिल जाती है, तो उनका जवाब ये था कि बिजली हमारे पास है, लेकिन बिजली इतनी महंगी है कि अगर हम 24 घंटे बिजली दो तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी, बिल नहीं दे सकेंगे। तो इन्होंने बड़ी इसाकदार में उन्होंने मिलकर बड़ा क्लेवरली इसको किया कि 6 घंटे और 8 घंटे की लोड शेडिंग रखी। बिजली मैं इसलिए भी आप में ये जो इशू है, ये इमरान खान ने आते ही बिजली 24 घंटे खोल दी। अब लोगों की बिजली जो बिल देना उनकी हिम्मत में नहीं है, लेकिन ये अच्छा सर, वैसे ये ईमानदारी की बात है, आपने जो जवाब दिया है इस पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करूँ या मतलब नवाज शरीफ की नज़र उतारूँ। ये अजीब टेक्निकल बात आपने की है जो आज से पहले पाकिस्तान के किसी टॉक शो में मेरे ख्याल है कभी मंजरेआम पे नहीं आई, कि इमरान खान साहब इतने हातिम ताई थे कि उन्होंने आते ही बिजली का नलका खोल दिया और सारी बिजली हमारे घरों को बहा के ले गई। पहले ही हम
बिजली पैदा, मेरा इशू है कि बिजली पैदा की इन्होंने 5 साल में, लेकिन इतनी महंगी बिजली पैदा की, सारे फर्नेसाइल पावर और कोल बेस प्रोजेक्ट लगाए गए। अब इन्हीं तो बातों का जरा थोड़ा सा मैं खरीद- तस्दीक या तरदीद करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज के पास जाऊंगा और नादिर नबील गबूल साहब से कहूंगा सर एक जरा तवक्कुफ, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सेनेटर साहब। जनाब देखें, जो चीनी की कीमत थी मैंने अभी चेक किया, मुशर्रफ के दौर में 73 रुपये पर केजी गई थी और उस वक्त भी जहांगीर खान तरीन ही था और ये सारा मैनिपुलेशन हुई थी। और ये जो हमारे भाई हैं ये 2002 से 2017 तक हमारे साथ रहे। इनको ARD की भी तकलीफ़ है, इनको एवनफील्ड की भी तकलीफ़ है, इनको बिजली के कारखानों की भी तकलीफ़ है, लेकिन ये सारी तकलीफ़ इनको मई 2017 में हुई। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक थे। मई 2017 में इन पर प्रेशर आया, इनके हाथ पाँव फूल गए, भाग गए और लोटे बन गए। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो इनका लीडर रहा है इतना अरसा, जिसके आगे पीछे ये मीटिंग के लिए टाइम मांगते थे, टाइम नहीं मिलता था इनको। ये लाइनों में खड़े हो के क्या कहते थे मेरी मीटिंग करा दो, मीटिंग नहीं हो पाती थी इनकी। आज इनको याद आ गया नवाज शरीफ है कहते हैं। और ये अब इनको चुप कराएं यार, 2 मिनट मैंने इतनी फजूल बातें सुनी है। इनको मिनिस्टर साहब सर काइंडली रियाया को थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सर, सेनेटर साहब प्लीज गो ऑन। और दूसरी बात ये देखें, मुझे आप ये बताएं कि इनसे पूछे इन्होंने किया क्या है। ये कहते हैं नवाज शरीफ जेल गया 2000 में, नवाज शरीफ जिला वतन हुआ, नवाज शरीफ ने अभी जेल काटी, मरियम नवाज ने जेल काटी, हमजा शहबाज ने जेल काटी, शहबाज शरीफ साहब अभी भी जेल में। आप कहाँ भाग गए लोटे साहब, आप कहाँ पे भाईजान? जब आप पे प्रेशर आया आप भाग गए, PTI ज्वाइन कर ली और आज भाषण दे रहे हैं बाकी सारे पाकिस्तानों के। क्या होना चाहिए? आप जैसे लोगों की वजह से ये मुल्क का बुरा हाल है। लेकिन सर वो बिजली वाली बात को अगर आप एड्रेस कर लेते तो अच्छा हो जाता। वो जो बिजली का नलका खान साहब ने खोल दिया अचानक से। अब मेरी और महंगाई का जवाब नहीं है, इनसे पूछें कि महंगाई का जवाब क्या है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये आए बाएं शाएं घुमा रहे हैं। इनसे पूछें क्या कहते हैं कि आटा क्यों महंगा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को भूखा मार रहे हैं तुम लोगों की वजह से, और आगे से क्या कहते हैं जवाब इनको ARD आ रही है याद, इनको अच्छा कुछ और याद आ रहा है। तो मुल्क का तो बुरा हाल होना ही है ना। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, असर होना जो होगा क्या कहते हैं सर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 2 वाकयात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद फिर मुझे नादिर नबील गबूल साहब से बतियाने की इजाज़त चाहिए आपसे। काइंडली मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपके दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश फरमा रहे थे, उस एक दौर में कराची में हीट स्ट्रोक आया। 50 दफ़ा मैं ये बात कह चुका हूँ। नवाज शरीफ साहब वहाँ अपने नवाफिल की अदायगी कर रहे थे मदीना मुनव्वरा में, वो पाकिस्तान में नहीं थे। दूसरी बात, जनाबे मन इसी जगह लोग भूख से मर रहे थे और सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब के लिए वो नहारी लेने, पाए लेने के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टरों की तस्वीर वो सब ने देखी हैं। उसके ऊपर बाकायदा करंट अफेयर शोज़ हुए हैं। जनाब मन वो जो बड़ी बड़ी दुम्बे की और पता नहीं काहे की रानें खींची जा रही होती थी, वो आपस में बैठ करके, एक तस्वीर में आबिद शेर अली साहब भी मौजूद थे और वो जितना बड़ा जिसको कहते हैं वो नान दस्तरखान सजा था, ख्वान सजा था। सर मेरा ख्याल है अगर वो सारी चीज़ें भी आप देखते तो आपको पता चलता कि गरीब उस दौर में भी उसरत झेल रहा था, परेशानी झेल रहा था, मुश्किलात झेल रहा था। और जो बयानात आज चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब के बहैसियत PTI के वजीर हैं, वही बयानात कल आपके लोगों के, आपके वजीरों के थे। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, ब्रेक पर पावर रखिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि यहाँ पे एक और मेहमान है। सर मैंने इनको लूडो खेलने के लिए नहीं बुलाया, आप यकीन कीजिए इनसे भी बातें ही करनी है। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, आपकी तरफ आता हूँ। सर मैं एक बार फिर आपसे शर्मिंदा हूँ नादिर नबील गबूल साहब, लेकिन आप देख रहे हैं मौजू कहाँ जा रहा है। सर आपके दौरे हुकूमत में भी मैं मार्केट्स में घूमा हूँ। जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में मैंने दुकानदारों को पंखा चलते देखा है, काम नहीं था, बाज़ार ठंडे पड़े थे, किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह सड़कें सुनसान हुआ करती थी। ख़रीदारों को तकते तकते दुकानदार दुकानें बंद कर दिया करते थे। अमन व अमान के, लॉलेसनेस के इशूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन सर अब भी वही सब तसलसल है। सिर्फ अमन व अमान में थोड़ी बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन उसका क्रेडिट आप लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना यकीन कीजिए प्रोग्राम इधर उधर कर दूंगा। देखिए नो डाउट हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको क्रेडिट जाता है मेनली रेंजर्स को, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन सब ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल अमन अमान की बहुत बेहतर की है। मगर बात आ रही है घूम फिर के महंगाई पे। इस वक्त आवाम को किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं या जरदारी साहब किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे हैं। आवाम कहती है भाई हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं,
ठीक है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, दूध तो दूर की बात है, हमारे पास रोटी नहीं है, चीनी तो बहुत बात की बात है। मेन इशू आवाम का महंगाई और बेरोज़गारी है। जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी, इमरान खान साहब हमारा सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उनसे सिर्फ ये पूछे कि कौन सी एक चीज़ इन्होंने सस्ती की है। जो वज़ीर साहब है वो कह रहे थे कि नहीं मेन मसला बिजली का, नहीं भाई, बिजली के बगैर आवाम गुजारा कर लेगी, मगर रोटी, दाल, चावल, पानी और दूध, इसके बगैर आवाम गुजारा नहीं कर सकती। आपने वादे बड़े बड़े किए थे। देखिए, मेरा इमरान खान साहब के साथ कोई पर्सनल कोई वो नहीं है इशू, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और मैं बड़ा उनका फ़ैन था। नहीं, अगर है भी तो क्या आप सियासतदान हैं, अड़ जाए? नहीं, अगर नजरियात के ऊपर है, मैं सिर्फ मतलब फील्डिंग करके आप बाकायदा उनकी बुराई कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे अच्छा तो फिर मैं हुआ। इतनी बड़े आपने सुहाने ख्वाब दिखाए कि अच्छे से अच्छा इंसान यहाँ पे बेवकूफ़ बन गया कि यार हो सकता है कि एक नया शख्स आए, ये कुछ वाकई में तब्दीली ले आए, मगर आपने तब्दीली सिर्फ वजारतों में लाई है। इस वजीर को वो वजीर बना दिया, उस वजीर को ये वजीर बना दिया। आपने अवाम के लिए क्या किया आपने 2.5 साल में? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, यहाँ एक ब्रेक की कॉल दे दी गई। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब। सर, अब वो जहांगीर तरीन नामी तलवार के बारे में बात किए लेते हैं। सर, क्या होगा उसका? राजा रियाज नामी ये जो खिलाड़ी हैं या साबका खिलाड़ी हैं, ये जिस तरह की धमकी आमेज़ ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है कि आखिरी बार कॉल दे रहे हैं इंसाफ के लिए। सर, आखिरी बार अगर सुनवाई नहीं हुई तो क्या इसके बाद फिर धड़म तख्ता होने के चांसेस हैं? इमरान खान साहब परेशान हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप उसकी तरदीद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मोहतरम कबूल साहब की बात को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कबूल साहब, ये जो महंगाई का इशू है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि आटा, चीनी, जो भी चीज़ें महंगी हैं। आप भी तो 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का रोल तो नहीं है इसमें, सिंध गवर्नमेंट का इसमें रोल है और आपका कंटिन्यूस इक़्तिदार चल रहा है पिछले 15 साल से। आप बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने इस महंगाई पे कितना काम किया सिंध में। पिछले साल आप देखें आपने कितनी गंदम खरीदी है, रेट आपने 2000 रुपये मन निकाल दी, एक दाना भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा। सारी गंदम जो है वो पंजाब से स्मगल होकर गई सिंध में। मेरी जान, ये जो MKM डिमांड कर रही है ना 18वीं तरमीम ख़त्म की जाए, ये मैं ज़ाती तौर पर, मेरा पार्टी का या मेरे लीडरशिप का ये मौक़िफ़ नहीं है। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि ये 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। 18th अमेंडमेंट के बाद आप देखें कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं सारे। आप इमरान खान से ज़रूर पूछ रहे हैं, लेकिन आप मुराद अली शाह से क्यों नहीं पूछते? आप आसिफ अली जरदारी से क्यों नहीं पूछते? आप बिलावल भुट्टो से क्यों नहीं पूछते कि सिंध में जो महंगाई है वो तो आपके हाथ में है ना। आपको तो सिंध में ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थी। अपनी ड्यूटी अदा करने के बाद आप हमसे पूछें कि जी हमने तो ये काम कर दिया, ये फेडरल गवर्नमेंट का जो हिस्सा था ये हमें नहीं मिला, या आप फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है। महंगाई का जो इशू है, इमरान खान को सिर्फ टारगेट ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप इसकी लीगल बाइंडिंग देखेंगे तो ये सारा प्रोविंशियल मैटर है। सेकंड जो बात आप कर रहे हैं तरीन साहब की, मैं ये बात आपके साथ फ़ख्र के साथ कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्त सेनेटर साहब से भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, जमहूरियत में एक वाहिद जमात है PTI जिसमें एक वर्कर को ये हक है। ये नून लीग में तो बिल्कुल ही नहीं है। पीपल्स पार्टी में वर्कर में जान है, लेकिन नून लीग में बिल्कुल नहीं है। आज अगर जहांगीर तरीन के साथ 40, 30, 25 बंदे खड़े हैं तो उनकी 2 डिमांड्स हैं। वो आज भी 2 बातें कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और जहांगीर तरीन के भी करप्शन के साथ हम नहीं खड़े। दोनों चीज़ें बड़ा क्लैरिटी से राजा रियाज ने भी की है, बाकी जो दोस्त उनके साथ खड़े हैं उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। और मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने करप्शन की है, अदालत उनके खिलाफ फैसला देती है तो हम जहांगीर तरीन के साथ नहीं खड़े होंगे। ये आप देखें, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये हुस्न है जमहूरियत का, इस पार्टी का, कि लोग एतराज़ भी कर रहे हैं पार्टी के अंदर, गिला भी कर रहे हैं और इमरान खान की क़यादत पे। लेकिन सर, एक बात मैं आपसे पूछने का ख्वाह हूँ सर, ये बात आप मियाँ शबाशी से नहीं पूछ सकते। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप, ये बात शबाशी से पूछ सकते।
मैं सेनेटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत है, कभी ख्वाजा साद रफीक से मिलकर देखना, कभी ख्वाजा आसिफ के साथ मिलकर देखना कि आप खुले हाथ से सलाम भी ले सकते हैं कि नहीं उनसे। ये वजह थी हमारी नून लीग छोड़ने की, कि हमने नून लीग में जब देखा कि ये गुलामी आ गई है, ये वर्करी नहीं, तो हमने खुदा हाफिज कह दिया। हमारा इख्तलाफ वर्करी का और गुलामी का था, जो लोग गुलामी पसंद करते हैं। राइट सर, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं पसंद करता हूं, तो मैं हमजा शहबाज की गुलामी पसंद नहीं करता। राइट सर, गॉट योर आंसर। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब नादिर नबील कबूल साहब देंगे अबाउट गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस इन सिंध, लेकिन बाद में पहले जाएंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब के पास। सर, कुछ वजाहतें हैं, कुछ जवाबात हैं जो मेरा ख्याल है आप देने के ख्वाहिशमंद होंगे, जो बातें अभी चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब ने की उनके हवाले से। देखिए, मैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से भी कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल ठीक तरह हुई। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मेरी आखिरी दफ़ा मुलाकात सितंबर में हुई। 2 हफ्ते पहले मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, हमदा शहबाज से मुलाकात हुई, 3 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई इसी तरह। तो मैं तो मेरे तो कभी भी इस तरह नहीं किया। अब मुझे नहीं पता आपका अपना क्या ज़ाती एजेंडा है जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी के गर्दन में सरिया है, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। जी सेनेटर साहब प्लीज़। अगर तो किसी के गर्दन में सरिया है तो इमरान खान की है, और इमरान खान जो है वो इंसान को इंसान नहीं समझता, और उसी की वजह से कहते हैं जो है आप बता दें आपने कितनी दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात की और कितने आपके उसके एजेंडे के ऊपर पूरे जो है वो आपके एजेंडे पे उसने पूरा काम किया। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो वजह है उसको इधर उधर ना करें। आपको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी मुश्किल वक्त में, अच्छे टाइम पे आप छोड़ देते, हम कोई ना कहते। आपने मुश्किल टाइम पे छोड़ा, और आपके मुझे लगता है कॉन्शियस पे भी ये वाली बात है, आपके कॉन्शियस पे भी ये वाली बात है कि आपने ये गलत काम किया है। चौधरी साहब, क्योंकि आपके कॉन्शियस पे ये वाली बात है तो आप बार बार आपको वजाहत का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ काइंडली। सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं ज्यादा चाहूंगा, मैंने जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मेरे भाई इखलाक साहब, आपके कॉन्शियस के ऊपर ये बात है कि आपने पार्टी गलत छोड़ी है, इसलिए आप बार बार उसको लेके जा रहे हैं, और आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, खास तौर से उस टाइम पे जब मुश्किल टाइम था। और जब आपने छोड़ी पार्टी, और आपने जब पार्टी छोड़ी उस वक्त चीनी जो थी वो 55 रुपए किलो थी, आटा 35 रुपए किलो अच्छा था। सर, हम बात को आगे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ये जरा कुछ मेरा ख्याल है एक ही पिलर के गिर्द घूम रहे हैं। सेनेटर साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी जनाब, पुअर गवर्नेंस इन सिंध जो नुकात चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब ने उठाए, नादिर नबील कबूल साहब, बातें वैलिड तो हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। इस वक्त आवाम का जो खुशहाली है वो सिंध गवर्नमेंट में इंश्योर किया जा रहा है, बाकी पाकिस्तान में तो नहीं लग रहा कि कोई आवाम के लिए सोच रहा है। सिंध गवर्नमेंट में आवाम का मतलब मिनिस्टर्स को आप प्यार से नहीं नॉर्मल आवाम जो डेवलपमेंट वर्क सिंध में इस वक्त अच्छा, मैं ये कोट उतारने के बाद, नहीं कोट मेरी वर्दी है, इस शो के बाद मैं आम आवाम होता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं गाड़ी में बिठा करके आपको दिखाता हूँ हमारी हालत क्या है। एक चीज़ कह सकता हूँ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जो किस्से आते हैं पंजाब से कि मुर्गी के नाम पे कुत्ते और गधे का गोश्त बेचा जा रहा है, वो सिंध में अल्लाह का शुक्र नहीं हो रहा है। तो इससे ज़्यादा गवर्नेंस का लैप्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि पंजाब में तो मुर्गी और बकरे के नाम पे गवर्नेंस का सर ठीक है, लेकिन ये गवर्नेंस का इशू बहुत ही ज़्यादा छोटा करके आपने नहीं दिखा दिया गवर्नेंस को। गवर्नेंस तो ये भी थी कि जब सिंध में कोरोना के नाम पे लोगों को पिछले साल डराया जा रहा था, तो पूरे कई करोड़ अफराद की आबादी के सूबे में आपने पूरे 2.5 लाख राशन बांटे, और वो भी रात की तारीकी में 12 बजे के बाद, क्योंकि नेकियों का टाइम सिंध के नज़दीक, वॉइसराय सिंध के नज़दीक 12 बजे के बाद होता है। सर गवर्नेंस तो ये भी है, आटा गंदम गोदाम में सड़ जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़ुबान ज़दे आम में ये सारे किस्से, लोगों को कुत्ते के कांटे की वैक्सीन मुयस्सर नहीं, ये सारी भी तो गवर्नेंस में है। आप इसको लिफ्ट कराने के मूड में नहीं है इन सारी बातों को? नहीं, देखें, कुत्ते के काटने के इश्यूज़ पूरे पाकिस्तान में होते हैं। सिंध क्योंकि स्पेशली कराची के अंदर मीडिया बहुत ज़्यादा मुतहरक है, तो इस तरह के इशूज़ ज़्यादा मंजर आम पे आते हैं, मगर पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इशूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आम जो आवाम है उसको रोज़गार के मौके सिंध गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एम्प्लॉय कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी हमारा ही प्लान था ना, इन्होंने फिर उसका नाम बदल के उसको एहसास करके आवाम के आंखों में धूल झोंक रही है कि ये हमने कोई नया कोई स्कीम लेकर आई है। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह हो
रही है। और देखिए महंगाई तो हमेशा टॉप से डाउन ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका होता है। ऊपर से जो पॉलिसी सेट होती है, पेट्रोलियम सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट किसी भी चीज़ के अंदर जाता है, किसी भी फैक्ट्री, मिल, ट्रांसपोर्टेशन, अगर आटा भी यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, उसमें पेट्रोल के प्राइसेस का बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस 70 रुपये से आज 110 रुपये हो गए हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई तो सिंध में भी होगी ना। सिंध में हम लोग ईरान से स्मगल करके तो नहीं ला रहे पेट्रोल के, हम लोग पेट्रोल वही 70 रुपये पर रखे। और भाई ने बात की कि वीट की प्राइस इधर उतनी उधर उतनी है। अब मैं देखें सिंध में रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, मुझे पता है कि सिंध की 10 एकड़ ज़मीन वो प्रोडक्शन देती है जो पंजाब की 1 एकड़ ज़मीन देती है। पंजाब में प्रोडक्शन यील्ड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 5 नदियाँ माशाल्लाह वहाँ पे आ रही है और वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो आप शुगर केन का ले लें, चाहे आप वीट का ले लें, चाहे आप राइस का ले लें, वो ऑलरेडी महंगा होता है। तो वो प्राइसेस आप नहीं कर सकते। प्रोग्राम को जो है वो समअप करने का वक्त आ चुका है। इख्तितामी इलामात में मैं बस मुख्तसर तौर पर चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब से एक सर्टिफिकेट, एक सनद कबूलियत हासिल करना चाहूँगा। सर चौधरी साहब, सर काइंडली दिल पे हाथ रख करके ये कह दीजिए कि आप मेरे इखलाक से मुतासिर हुए हैं और आप अगली मरतबा भी मेरे प्रोग्राम में शिरकत का ये रिस्क उठाएंगे। काइंडली सर, मैं भी सुरखरू हो जाऊँगा। नहीं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपके प्रोग्राम को। और मैं आपका जो प्रोग्राम का नाम है ना, मेरी जंग, ये असल में हर पाकिस्तानी को ये स्लोगन जो है ना अपनाना चाहिए। ये हर बंदे की अपनी जंग है इस मुल्क में। जब हम एज ए इंडिविजुअल अपनी अपनी जंग लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान जो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान है। अल्लाह ताला आपकी बात को सच साबित कर दिखाए। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, नादिर नबील गबूल साहब, चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस एक रोज़े के आलम में भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत को गवारा किया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अब छुट्टी, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। टाटा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।